गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को देखते हैं और इस टॉपिक को करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनकी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला तो क्वेश्चन है आपके लिए, कॉन्सेप्ट है इस हेडिंग को पूरा करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। जैसे सपोज कर लो कि एक चार्ज है अपने पास में Q1 वैल्यू का और इसका नाम A है, इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज है Q2 वैल्यू का, इसका नाम B है। और हमको ये पता है कि A वाला चार्ज B वाले चार्ज पर फोर्स लगाता है और जो B वाला चार्ज है वो भी A वाले चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। तो बेटा इसका आंसर होगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी इधर से उधर, इधर से उधर एंड उधर से इधर। क्या मतलब हो गया, अगर हम ये सोचें कि ये दोनों चार्ज प्लस वाले हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी A से B, A से B एंड B से A, B से A, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। A वाला चार्ज B वाले को रिपल्सन करेगा, तो आप एक्शन देखिए हाथों का, A से B, तो A से B होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और B वाला भी A को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो B से A। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो इधर से उधर और उधर से इधर। यानी अगर इसको हम लिखना चाहें सिस्टमैटिक तरीके से तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज along the straight line, along the straight line joining both charges। दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसके along होती है, और along में वो चीज आ गई इधर से उधर और उधर से इधर। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डबल डबल है, यहाँ से वहाँ भी है, वहाँ से यहाँ भी है। फिर और आगे चलें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेप्स का काम करेंगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ तक पहुँचने में। अब हमें यह पता होना चाहिए कि सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, तो ये हमारी अप्रोच है कि सोर्स चार्ज हम उसको कह दिया करेंगे, सोर्स चार्ज इज चार्ज फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्म, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्म। सोर्स चार्ज हम उसको कहेंगे जो चार्ज फोर्स लगाएगा, जो चार्ज फोर्स लगाएगा हम उसको कहा करेंगे कि वो सोर्स चार्ज है। और टेस्ट चार्ज क्या है, तो टेस्ट चार्ज इज चार्ज एट विच फोर्स अप्लाइड। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होगा जो फोर्स फील करेगा। तो ये हमारा कंसिडरेशन है
रियलिटी तो अभी आपने इसके ठीक पहले देखी थी कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सपोज कर लो वही एग्जाम्पल फिर से ले लें कि ये Q1 चार्ज है A और कुछ दूरी पर ये Q2 चार्ज है B, और हमने A को सोर्स बना दिया और B को क्या बना दिया, टेस्ट बना दिया। इसका मतलब ये हो गया कि हमने A को सोर्स बना दिया, तो जो इससे यानी Q2 से जो A पर फोर्स लगेगा हम उसके बारे में अब काउंट नहीं करेंगे। सोर्स चार्ज एक्चुअली जो होता है वो इनर्शियल हो जाता है, इनर्शियल हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जब B वाला चार्ज A वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो हमने इस A वाले चार्ज में इनर्शिया मेंटेन कर ली है, और उस इनर्शिया मेंटेन होने की वजह से ये वाला चार्ज रिस्पॉन्स नहीं करेगा, नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स। और जब ये वाला चार्ज जिसको कि हमने सोर्स कहा है, जब ये सामने वाले टेस्ट वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो ये रेस्पॉन्स करेगा। तो प्रैक्टिकली हमको बाहर से देखने में क्या दिखाई देगा कि अंदर ही अंदर Q2 ने जब Q1 पर फोर्स लगाया है तो Q1 पे इनर्शिया है, इस इनर्शिया की वजह से Q1 तो जा नहीं पाएगा, Q1 रेस्पॉन्स करेगा नहीं, तो आपको एहसास ही नहीं हो पाएगा कि Q1 पर कोई फोर्स लगा है। लेकिन जब Q1 वाला Q2 पर फोर्स लगाएगा तो Q2 के पास तो इनर्शिया है नहीं, Q2 आपने क्या बनाया, टेस्ट। तो Q1 से जब Q2 पर फोर्स लगेगा तो वो रिस्पॉन्स भी करेगा, वो चार्ज जो है फोर्स की वजह से अपने आप को शिफ्ट करेगा। तो प्रैक्टिकली आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि Q2 ने फोर्स फील किया है। तो जब ये सोच हमारी हो जाती है कि चार्जेस, टू चार्जेस में एक चार्ज सोर्स है, दूसरा चार्ज टेस्ट है, तो फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स उस समय क्या होती है व्हेन वी कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो एक बार फिर से क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है आफ्टर काउंटिंग SC माने सोर्स चार्ज एंड TC माने टेस्ट चार्ज। तो एक क्वेश्चन ये रहा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जब SC और TC काउंट हो चुके हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर आंसर होगा कि व्हेन वी काउंट SC एंड TC, व्हेन वी काउंट, जब हम SC और TC के बारे में फैसला ले लेते हैं, व्हेन वी काउंट SC एंड TC माने टेस्ट चार्ज, तब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम स्पेसिफिक, निश्चित हो जाती है। और किसके रेस्पेक्ट में स्पेसिफिक हो जाती है, करस्पॉन्डिंग टू सोर्स चार्ज, करस्पॉन्डिंग टू SC सोर्स चार्ज। तो जब SC और TC का फैसला हो जाता है उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक हो जाती है, निश्चित हो जाती है। और वो किसके करस्पॉन्डिंग निश्चित हो जाती है, इस SC के करस्पॉन्डिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो ये वाला चार्ज है M, इसका नाम है SC सोर्स चार्ज है, और कुछ दूरी पर ये वाला चार्ज है N और इसका नाम है TC टेस्ट चार्ज है। ये सपोज कर लो ये M आपका प्लस है और N आपका माइनस है। तो करस्पॉन्डिंग टू सोर्स चार्ज, करस्पॉन्डिंग टू SC, हमेशा SC से पूछो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, कभी गलती नहीं होगी। मतलब लिखने वाली फॉर्मेलिटी तो हमने कर दी है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता लगाना है तो हमेशा SC से, सोर्स चार्ज से पूछ लेना डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, गलती कभी नहीं होगी। तो एक पॉइंट आपको और बता दें कि डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है, अगर आपको गलती से बचना है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स SC से पूछ कर निकालो, SC से पूछ कर निकालो, सोर्स चार्ज से, SC माने सोर्स चार्ज, SC से पूछ करके निकालो। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए, चलते हैं सोर्स चार्ज से पूछते हैं भाई।
तो प्लस वाला ये सोर्स चार्ज है, मैंने इससे पूछा कि सोर्स चार्ज जरा आप ये बताओ मुझे कि सामने वाला जो टीसी है माइनस में है, तो आप उसको कैसा फोर्स दोगे? तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ये देखिए एक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो देखिए डिसाइड हो गई, कैसी हो गई? एन से एम। तो आंसर आ गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स एन से एम, और इसी को लिख सकते हैं एन से एम को ऐसे लिख सकते हैं एन एम। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर आपने गलत किया तो पूरी की पूरी जो एफर्ट्स है आपकी वो बेकार हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा एससी से पूछ करके निकालना, सोर्स चार्ज से पूछ करके निकालना, गलती के चांसेस नहीं होंगे फिर। और एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे सपोज कर लो कि ये पॉइंट चार्ज है P और ये पॉइंट चार्ज है Q। चलो इसका नाम बदल देते हैं, ये J है और ये प्लस है और ये माइनस है। ये कंफर्म कर दिया, ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए तो फिर अपने सोर्स से पूछो, एससी से पूछो। तो प्लस वाला एससी है, प्लस वाला सोर्स चार्ज है, सामने वाले नेगेटिव टेस्ट चार्ज को कैसा फोर्स लगाएगा? तो आंसर है अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। तो आंसर हो जाएगा अट्रैक्शन का फोर्स, यानी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? P से J, और इसी को लिख सकते हैं PJ। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है दैट इज J और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है ये K, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ये हमारा सोर्स चार्ज है K का नाम का, और ये हमारा टेस्ट चार्ज है TC, टेस्ट चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए तो पेन नहीं लेना, सीधे SC को इंगेज करो, SC सोर्स चार्ज को बिजी कर दो। सोर्स चार्ज से पूछो कि भाई सोर्स चार्ज तो माइनस में हो, सामने वाला टेस्ट चार्ज भी माइनस में है, तो तुम उस पर कैसा फोर्स लगाओगे? तो आंसर आएगा रिपल्सन का फोर्स। तो नाउ चेक द एक्शन, ये रही डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया? K से J, K से J, यानी कि KJ लिख सकते हैं। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का फैसला हो जाने के बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स स्पेसिफिक हो जाती है और करस्पॉन्डिंग टू सोर्स चार्ज वो स्पेसिफिक होती है। और गलती से अपने आप को बचाने के लिए आप हमेशा सोर्स चार्ज से पूछो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वो आपको बता देगा। अच्छा, जब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स का फैसला हो गया, एससी और टीसी का डिसीजन लेने के बाद, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का फैसला लेने के बाद, तो अब थोड़ा सा ट्यूनिंग में ट्यून्ड होते हैं कि आफ्टर काउंटिंग एससी टीसी, आफ्टर काउंटिंग सोर्स का चार्ज एंड टेस्ट का चार्ज, जो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स बन जाती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वो हम लोग एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया करेंगे, और रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर। यानी जो भी हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में वेक्टर मिलेगा, कभी अभी जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, कभी डायरेक्शन ऑफ फोर्स n से m थी, कभी k से j थी, कभी कुछ थी, तो आप जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को किससे लिखा करेंगे? r से लिखा करेंगे। अब ये हमारे पास में चार्ज है Q1 और इसका नाम है A, ये हमारे पास में चार्ज है Q2, इसका नाम है B, और SC और TC का फैसला ले लिया जाए। तो चलो एज्यूम कर लिया कि ये है अपना सोर्स चार्ज SC और ये है अपना टेस्ट चार्ज TC। दोनों चार्जेस के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको आदत है R से लिखने की, तो R यहां पर होता है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और यहां पे हमने कुछ स्पेशली आपसे कहा नहीं है साइन, चार्ज के साइन के बारे में, तो हमेशा फिर मान के चलते हैं कि पॉजिटिव रहे होंगे। तो चलो मान लेते हैं ये दोनों ही पॉजिटिव में। तो चलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखिए भाई क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? एससी से पूछो, एससी भी प्लस का है, टीसी भी प्लस का है। एससी से पूछो, सोर्स चार्ज से पूछो कि सामने वाले टेस्ट चार्ज को क्या करेगा,
आंसर रिपल्सन देगा। तो ये देखिए जो लाल वाला वेक्टर आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या बन गई, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया ए से बी। इसको लिख सकते हैं ए बी, ऊपर ऐसे वेक्टर लगा देंगे। और हम डिसीजन ले चुके हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का वेक्टर होगा हम उसको किससे लिखेंगे, कैपिटल आर से लिखेंगे, सॉरी स्मॉल आर से लिखेंगे। तो यहां पर स्मॉल आर से हम लोगों ने इसको लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। अब हमने आपसे पूछा कि भाई यहां पर इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ फोर्स। तो वैल्यू ऑफ फोर्स कितना है, तो वैल्यू ऑफ फोर्स कूलाम जिंदाबाद, कूलाम्स लॉ निकालेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आप ये मानोगे कि दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम में हैं तो यहां आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये मानोगे कि दोनों चार्ज किसी मीडियम में हैं तो यहां पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। तो ये वैल्यू ऑफ फोर्स हो गई। ध्यान से एक चीज और देखें, ये जो हमारा आर वेक्टर है, आर वेक्टर का नाम है ए बी। अगर हम आर वेक्टर की लंबाई निकालें, लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। तो अगर हम आर वेक्टर का लेंथ निकालें यानी कि मैग्नीट्यूड निकालें, तो आर वेक्टर का लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर की जो लंबाई होती है दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। तो ध्यान से देखिए आप, तो यहां पर आर वेक्टर की जो लेंथ होगी वो दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या होगी, बराबर। इसका मतलब हो गया कि आर वेक्टर की लेंथ एक्चुअली आर के बराबर है और ये आर जो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा जा चुका है, वैल्यू ऑफ फोर्स भी लिखा जा चुका है और आर वेक्टर की लेंथ भी लिखी जा चुकी है। अच्छा, अगर एक यूनिट वेक्टर के बारे में बात करें कि आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है, आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है ए से बी, ए से बी, तो आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो भी ए से बी होगी। और यूनिट वेक्टर को लिखेंगे किससे, आर कैप से, आर कैप। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन अगर है ए से बी तो करस्पॉन्डिंग जो इसका यूनिट वेक्टर होगा उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी, और डिनोटेड बाय द सिंबल आर कैप। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स को वेक्टर में लिखना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको वेक्टर में लिखना चाहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर, तो बेटा वेक्टर बराबर होता है वेक्टर की वैल्यू, ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और साथ में होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। कभी भी कोई भी वेक्टर अगर लिखना हो, हमें आज क्या लिखना है, हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वेक्टर हो गया एफ, ये लीजिए, और वेक्टर की वैल्यू यानी वेक्टर का मॉडुलस। तो वेक्टर का जो मॉडुलस है वो क्या है, ये रहा वेक्टर का मॉडुलस, ये देखिए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप दोनों चार्जेस किसी मीडियम में सपोज करोगे तो जहां जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां पे आएगा एप्सिलॉन नॉट के। हम फिलहाल ये लेके चल रहे हैं कि एयर में या वैक्यूम में ये दोनों चार्जेस हैं, तो यहां पर आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में ये फोर्स वेक्टर लगा हुआ है उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, ए से बी, ए से बी, और इस डायरेक्शन में काम करने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो कौन है, आर कैप है। तो ये लीजिए आर कैप आ गया। इस रिजल्ट को एक बार और रिपीट करते हैं। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर इज इक्वल टू
1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर और साथ में ये r कैप। ये जो बेटा फार्मूला आया है, इस फार्मूले को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म किसकी वेक्टर फॉर्म? कूलॉम्स लॉ के। अच्छा, इस फार्मूले को हम लुकवाइज थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये जो आर कैप है वो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है भाई। यहां पर ये ए से बी वाला वेक्टर आर है और जो इसका यूनिट वेक्टर है वो आर कैप है। डायरेक्शन में दोनों ए से बी ही होंगे। तो हमको ये फंडा पता है ना कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है, ऊपर लिखते हैं वेक्टर और नीचे लिखते हैं उस वेक्टर की वैल्यू। वेक्टर की वैल्यू को बच्चों मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहा जाता है। हमारे पास में यूनिट वेक्टर कौन सा है? आर कैप है। वेक्टर इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? आर वेक्टर है। ध्यान से सुनिएगा, यूनिट वेक्टर क्या है? आर कैप। उसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है? वेक्टर आर। और नीचे वेक्टर आर की वैल्यू, वैल्यू यानी मॉडुलस। और आप देख रहे थे, आपको बता दिया गया था, तो जब हम वेक्टर आर का मॉडुलस निकालेंगे तो वेक्टर आर का मॉडुलस मतलब वेक्टर की लंबाई, और ये वेक्टर आर की लंबाई किसके बराबर है? दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के बराबर है। तो यहां से आर कैप की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर आर अपॉन में आर। अब अगर आप इस कंसेप्ट को यहां पर रख दें तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का एक और लुक आ जाएगा और वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर और वेक्टर r बाई r। क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r की पावर 3 और ये वेक्टर r। तो ये भी जो है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ कहलाता है, वेक्टर फॉर्म। अच्छा, एक चीज और यहां पर बताएं आपको कि जब हम फोर्सेस की बात करने लगते हैं सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की काउंटिंग के बाद, तो इस तरीके की अप्रोच चलती। जैसे फोर्स लिखा तो यहां पर टेस्ट वाले का नाम लिखा जाता है, टेस्ट का नाम, और ये डैश लगा के सोर्स का नाम। टेस्ट का नाम मतलब टेस्ट चार्ज का नाम। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में टेस्ट कौन है? बी, और सोर्स कौन है? ए। तो लगने वाले फोर्स को अगर हम सिंबल दें तो ऐसे देंगे एफ। टेस्ट कौन है? बी। सोर्स कौन है? ए। तो इस तरीके की जो आदत है वो भी अगर हमें आ जाए तो बहुत अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। तो यहां पर देखिए इसी आदत का फायदा उठाते हैं। टी एस, टी माने टेस्ट का नाम, एस माने सोर्स का नाम। सिमिलरली यहां पर भी टी एस। तो ये दोनों आपके वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ हो गए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसको देखिए और जहां जो डाउट हो उसको पूछिएगा और कमेंट्स करके सारे डाउट्स अपने आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स।